टू माय चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट विथ रंजीत। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को और सेल वॉल और यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स को हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी लुक at the temporary amount of onion peel, always as well as human chick cells, we can see a large region of the cell is enclosed by a cell membrane. जब हम ओनियन पिल और ह्यूमन चिक सेल को माउंट करने के बाद माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें एक बड़ा सा रीजन सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ दिखाई देता है और वह रीजन जो है बहुत ही कम स्टेनिंग को स्टेनिंग गेन इट इज कॉल्ड द इस रीजन को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म होता है वो फ्लूइड कंटेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। इट आल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेशल टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और वे सेल ऑर्गेनेल्स कुछ स्पेसिफिक फंक्शन रोल करते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। सेल ऑर्गेनेल्स आर जनरली इनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन्स। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और अनदर मेम्ब्रेन्स के द्वारा इनक्लोज होते हैं। while in prokaryotes beside the absence of defined nuclear region जबकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर रीजन भी डिफाइंड नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स भी अब्सेंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर रीजन भी डेवलप्ड होता है एंड एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज सेल ऑर्गेनेल्स और उसके पास मेम्ब्रेन से घिरे हुए कोशिकांग भी सेल ऑर्गेनेल्स भी उपस्थित होते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरसेस। जो मेम्ब्रेन की मेन सिग्निफिकेंस है उसको वायरस का एग्जांपल लिख के समझा जा सकता है। जैसा कि वायरसों के पास मेम्ब्रेन नहीं होती है और ये दैट्स वाई दे डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। वो जीवन के सभी करेक्टर्स को शो नहीं करते हैं। व्हेन दे इंटरेस्ट इनटू ए लिविंग बॉडी एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। जब वायरस किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं तो वो इनकी बॉडी को यूज करके अपने आप को मल्टीप्लाई बॉडी मशीनरी को यूज करके अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स हैव देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। Every cell has a membrane around it to keep its own contents separate from the external environment. जो सभी सेल्स हैं उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं जो अपने आप को सेल के अंदर इन्वायरमेंट से अलग करती है। दी सेलुलर कंपार्टमेंट्स are called as cell organelles are large and complex cells including cells from multicellular organisms need a lot of chemical activities to transport their complicated structure and function। जो सेल में केमिकल एक्टिविटीज़ एंड कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेल ऑर्गेनेल्स के द्वारा की जाती हैं। टू कीप दीज एक्टिविटीज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेपरेट देम ईच अदर। और इन सभी एक्टिविटीज़ को अलग अलग कंपार्टमेंट में होने के लिए सेल ऑर्गेनेल्स में विभाजित किया जाता है। एज लाइक लाइसोसोम इज फॉर द डाइजेशन एंड प्रोटीन फॉर्मेशन एंड ग्लाइकोलाइसिस। These different kinds of separate from each other. These cells use membrane bound little compartment structure called cell organelles. Within themselves membrane bound cell organelles present in eukaryotic cells while membrane bound cell organelles are absent in prokaryotic cells. This is the distinguished feature of eukaryotic cells from prokaryotic cells. Some of these organelles are visible only with an electron microscope.
वी हैव टॉक अबाउट द न्यूक्लियस इन प्रीवियस सेक्शन। जैसा कि हमने न्यूक्लियस के बारे में अगली वीडियो में पढ़ लिया है। सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स विच वी डिस्कस नाउ। कुछ जो है सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी को गोल्जी पोर्टस भी बोलते हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम क्रूशियल फंक्शंस इन द सेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वे सेल में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन को करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आल्सो रिफर्स बाय द ER। The endoplasmic reticulum is a large network of membrane bounded tubes and sheets। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये लंबी ट्यूब लाइक संरचना होती है, सीट के जैसी होती है, जो न्यूक्लियस के चारों ओर होती है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबुल्स आर राउंड और ऑब्लॉन्ग बैक्स वेसिकल्स। ये वेसिकल्स स्टर्नी और ट्यूबुल से बनी होती है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे ही होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो प्रकार की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो प्रकार से होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER से डिनोट करते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SER से डिनोट करते हैं। RER looks rough under the microscope because it has particles called ribosome attached to its surface। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रफ इसलिए दिखाई देती है माइक्रोस्कोप से क्योंकि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर राइबोसोम अटैच होते हैं, जिसके कारण ये खुरदुरा सरफेस होता है और इसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन द एक्टिव सेल्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है और द राइबोसोम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू द वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग अपॉन नीड। जब प्रोटीन का निर्माण हो जाता है तो कोशिका में विभिन्न प्लेसेस पे, वेरियस प्लेसेस पे उनको भेज दिया जाता है अकॉर्डिंग टू नीड, उनके जो है जैसी जैसी उनकी ज़रूरत होती है, बाय द यूजिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब के अनुसार। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मालिक्यूल्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो फैट और लिपिड मालिक्यूल्स का निर्माण करती है। इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन, जो सेल को फंक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और फैट बनाती है उनमें से बहुत सारे लिपिड जो हैं सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में सहायता करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस प्रक्रिया को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी कहते हैं। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा अदर प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाए जाते हैं वो एंजाइम और हार्मोन्स के रूप में भी कार्य करते हैं। जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो डिफरेंट सेल में ग्रेटली डिफरेंट होती है, इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क सिस्टम को बनाती है। दिस इज द गोल्जी apparatus, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, हियर दिस इज द लाइसोसोम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, etc. Thus, one function of the endoplasmic reticulum is to serve as channels for the transport of materials, especially proteins, between the various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का चैनल होता है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करता है, जैसे कि न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने के लिए मटेरियल्स को हेल्प करता है, या सेल के डिफरेंट पार्ट्स में अगर किसी मटेरियल्स को भेजना है तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती हैं वो मदद करती है मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट होने में। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो फंक्शन है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग ए सरफेस। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये सेल के प्रोवाइडिंग सरफेस प्रोवाइड करती है, सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है।
इन द लिवर सेल्स ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के लीवर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो क्रूशियल रोल करता है डिटॉक्सिफाइंग। जो पॉइजनस ड्रग्स होती हैं उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा लीवर में डिटॉक्सिफाई किया जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज द वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट्स, न्यूक्लियस, गोल्गी apparatus, nuclear envelope, plasma membrane, adjacent cell wall, mitochondria, ribosomes. Now we are going to study about the Golgi body. The Golgi apparatus, first described by the Camillo Golgi, consists of a system membrane bounded vesicles arranged approximately parallel to each other in stacked called cisternae. जो गोल्जी अपरेटस है सबसे पहले इसको कैमिलो गोल्जी के द्वारा बताया गया, और गोल्जी अपरेटस में मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल उपस्थित होती हैं और वो एक दूसरे में स्टैक्स होती हैं, जिसे सिस्टर्नी बोला जाता है, सिस्टर्नी कहा जाता है। दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। जो गोल्जी अपरेटस की जो मेम्ब्रेन होती हैं इनका जो कनेक्शन होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और इसलिए ये दोनों कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम के कॉम्प्लेक्स पार्ट का निर्माण करती हैं। द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पर्स्ड टू द वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सोल थ्रू द गोल्जी अपरेटस। जिस मटेरियल्स का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है उसको पैक कर दिया जाता है और उसको भेजा जाता है तो, और सेल के विभिन्न सेल के बाहर भी सेल के अंदर भी थ्रू द गोल्जी अपरेटस के द्वारा पैक करके उसको भेजा जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाया जाता है। इट्स फंक्शंस इंक्लूड स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। जो गोल्जी बॉडी है ये वेसिकल्स में प्रोडक्ट्स का मॉडिफिकेशन करती है और पैकेज करती है और उसको टारगेट पोजीशन पे सेंड करती है। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फॉर सिंगल शुगर इन द गोल्जी अपरेटस, कि कभी कभी जो सिंपल शुगर्स होते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स शुगर में भी बदला जाता है गोल्जी बॉडी में, गोल्जी अपरेटस में। गोल्जी अपरेटस इज आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी के द्वारा लाइसोसोम्स का भी निर्माण होता है। The Golgi body was discovered by the Camillo Golgi. Now the Camillo Golgi, we are studying about the Camillo Golgi. Who was the Camillo Golgi? Camillo Golgi born at Cortino near Brescia in 1843. 1843 में कैमिलो गोल्जी का जन्म कार्टिनो नियर ब्रेसिया में हुआ था, जो इटली में उपस्थित है, इटली में है। ही स्टडीड मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया। उन्होंने पेविया यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्टडी की और आफ्टर द ग्रेजुएशन इन 1865 उन्होंने 1865 में ग्रेजुएशन होने के बाद ही कंटिन्यू टू वर्क इन पेविया यूनिवर्सिटी एट द हॉस्पिटल ऑफ सेंट मोटियो। उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद पेविया यूनिवर्सिटी में ही काम करना कंटिन्यू रखा और उस वर्क इन पेविया एट द हॉस्पिटल ऑफ सेंट मैटियो। एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन वर कंसर्न विद द नर्वस सिस्टम। उस समय कैमिलो गोल्जी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो नर्वस सिस्टम पे इन्वेस्टिगेशन जारी रखे थे, नर्वस सिस्टम पे वर्क कर रहे थे। इन 1872 ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर एट द हॉस्पिटल फॉर द क्रोनोलॉजिकली सिक एबियस। उन्होंने 1872 में सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर का पद हॉस्पिटल में क्रोनिकली सीक, जो पहले से बहुत ही बीमार होते सीक एबियाटेरग्रेसो में होते थे, उनकी जो है उनके लिए उनको चीफ सीएमओ बनाया गया। ही फर्स्ट स्टार्टेड हिज इन्वेस्टिगेशन इनटू द नर्वस सिस्टम इन ए लिटिल किचन ऑफ हॉस्पिटल। उन्होंने नर्वस सिस्टम के इन्वेस्टिगेशन उसी हॉस्पिटल से शुरुआत की और उसको जो है लिटिल किचन, एक छोटे से कमरे में, जिस हॉस्पिटल में उन्होंने अपना एक लैब रखा जहाँ पर वे इन्वेस्टिगेट करते थे। विच ही हैड कन्वर्ट इनटू ए लेबोरेटरी, जिसे उन्होंने एक लैब में बदल दिया। हाउएवर द वर्क ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस विच गोल्जी करीड आउट द रिवोल्यूशनरी मेथड ऑफ स्टेनिंग इंडिविजुअल नर्व्स एंड सेल स्ट्रक्चर। जैसा कि
उनका जो ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस था गाल्जी बॉडी की खोज की, और उन्होंने स्टेनिंग मेथड नर्व सिस्टम और नर्व सेल्स की स्टेनिंग की प्रक्रिया के द्वारा उन्होंने किया। दिस मेथड इज रिफर्ड एज अ ब्लैक रिएक्शन। जब उन्होंने गाल्जी बॉडी के थ्रू नर्वस सिस्टम और नर्व सेल्स को उन्होंने इंडिविजुअल स्टेनिंग की, तो ब्लैक कलर के प्रोडक्ट्स, ब्लैक कलर की स्टेनिंग ज़्यादा दिखाई देती थी, इसलिए इसे इन्होंने ब्लैक रिएक्शन का नाम दिया। दिस मेथड यूज ए वीक सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम। इन्होंने इसमें एक सोल्यूशन का यूज किया जिसमें सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट का जो है वैल्यूएबल ट्रेसिंग अमाउंट होती थी, जो डेलिकेट रेमिफिकेशन ऑफ द सेल, जो है मेम्ब्रेन को, सेल को अच्छी तरीके से डेलिकेट के रूप में रेमिफिकेशंस कर सकती थी। ऑल हिज लाइफ ही कंटिन्यू टू वर्क ऑन दीज लाइन्स। और जैसा कि उन्होंने अपनी पूरी जीवन का वर्क जो है इसी मॉडिफाइंग वर्क ऑन दीज लाइन्स एंड मॉडिफाइंग एंड इम्प्रूविंग दिस टेक्निक्स। इस टेक्निक्स को मॉडिफाई और इम्प्रूव लगातार करते रहे। गॉल्जी रिसीव्ड द हाइएस्ट हॉनर्स एंड अवार्ड्स इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क। गॉल्जी ने अपने जो है हाईएस्ट हॉनर्स एट द अवार्ड्स इन रिकॉग्निशन, अपने कार्य के लिए उन्होंने बहुत बड़ा सम्मान प्रोवाइड किया गया। ही शेयर्ड द नोबेल प्राइज इन 1906। उन्हें 1906 में नोबेल प्राइज मिला विद द सैंटियागो रेमन काजल फॉर देयर वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम। और उनके साथ एक वैज्ञानिक थे सैंटियागो रेमोनी काजल फॉर देयर वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर में उनके साथ साथ सैंटियागो रेमोनी काजल को भी दिया गया था नोबेल प्राइज इन 1906 में।